श्राउडिंग द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था डुआन डे ये फैन के सामने एक एंशिएंट कॉपर पीस को फेंक देता है, उससे एक एरा गेरा कॉपर पीस समझकर। उसके बाद जब ये फैन उस कॉपर पीस को अच्छे से नाजुक से देखने की कोशिश करता है, उसे वो ग्रीन कॉपर एक्सेसरी है ये पता चलता है और वो सीधे के सीधे ये फैन के सी ऑफ बिटरनेस के अंदर जाकर वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट हुआ गोल्डन पेज के साथ कुछ फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद डुआन डे अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए ये फैन के पास लौटता है वही ग्रीन कॉपर पीस को दोबारा लेने के लिए, और वो ये फैन के सामने वो ग्रीन कॉपर पीस के सारे अहमियत के बारे में बताने लगता है। अब वो जब ये फैन को वो कॉपर पीस के बारे में पूछता है, ये फैन झूठ बोलते हुए बोलता है तुमने तो वो ग्रीन कॉपर पीस को उस नदी के अंदर फेंक दिया था। अब डुआन डे जब वो कॉपर पीस को हासिल करने के लिए उस नदी के अंदर जाता है, वो गलती से कोई एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिसके चलते थोड़े टाइम के बाद उन लोगों के सामने 3-हेडेड गॉडजिला प्रेजेंट हो जाता है। अब ये फैन और डुआन डे जैसे तैसे करके वो गॉडजिला के सामने से खुद को बचाते हैं। अब एक खतरा उनके सामने से टला ही था, उनके ऊपर बहुत सारे सिपाही स्केलेटन्स अपने तीर से हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो डुआन डे अपने अभी पाए हुए यूनिक ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए वो सारे स्केलेटन्स को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर हाउस जी का एक डिसाइबल जब एक ट्रेजर को लेने के लिए डुआन डे के साथ धक्का मुक्की पर उतर जाता है, डुआन डे उसे वही नदी के अंदर फेंक देता है, जिसके चलते वहीं पर एक ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वो नदी से एक रेड कलर का स्ट्रेट लाइन सीधे आसमान को टच करता है। ये चीज देखकर हाउस जी और हाउस जियांग के दोनों ही एल्डर ये फैन और डुआन डे के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है डुआन डे ये फैन को जब फंसाने की कोशिश करता है, डुआन डे खुद ही फंस जाता है, क्योंकि ये फैन हर एक सच्चाई वो दोनों एल्डर्स को बोल देता है, जिसके चलते वो दोनों एल्डर डुआन डे को लेकर वही नदी के अंदर चले जाते हैं। और यहीं से स्टार्टिंग होती है श्राउडिंग द हेवन का 20 एपिसोड। और हमें दिखाया जाता है ये फैन बस खुद को बचाने के लिए वहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी टाइम पर सीन चेंज होके आता है एल्डर जियांग के ऊपर, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हमारे सारे एल्डर्स टेम्पररीली डाओ सिंबल शील्ड के मदद से ये जगह को बंद कर दी है। जब तक हम यहाँ से डिसोलेट टावर को ढूंढ नहीं देते, कोई भी इस जगह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। अब ये सुनने के बाद ये फैन अपनी मन ही मन सोचता है अगर ये लोग अच्छे से उस चीज को ढूंढेंगे तो वो मेरे अंदर डाओ स्क्रिप्चर एंड द ग्रीन कपर को भी ढूंढ पाएंगे। अब ये फैन देखता है आसमान में बहुत सारे बंदे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिसके चलते कुछ टाइम के बाद वो पावरफुल शील्ड अब धीरे धीरे टूटने लगता है। अब ये देखकर हाउस जियांग का एक यंग मास्टर बोलता है ये डाओ सिंबल शील्ड कैसे टूट रहा है बाहर से, शायद कोई बाहर से ही अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो चलो हम बाहर के बंदों को निपटाते हैं। ये बोलते ही वो अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर यहाँ से ओझल हो जाता है और ये सारी चीजों को ये फैन काफी दूर से दिख रहा होता है और अपने मन ही मन बात करता है ये बंदे बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, ये सब उन ट्रेजर्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब सुबह होने के बाद ये फैन अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर एक नदी के पास जाता है और पानी पीने लगता है और इसे देखते ही देखते वही जंगल के अंदर बहुत महीने बीत जाते हैं, जिसके चलते हमें ये फैन थोड़ा अलग दिखाई देता है और यहाँ से स्टार्ट होता है श्राउडिंग द हेवन के हीरो ये फैन का और एक नया जर्नी। अब जंगल के अंदर से चलते चलते वो कोई एक विलेज के पास तो पहुँच गया था, क्योंकि उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। आज बहुत धूप है बाहर। अब लोगों को अपने आसपास देखकर ये फैन अपने साथ बात करता है, शायद इधर सेफ्टी है। और बहुत महीनों के सफर के बाद ये फैन पहुँच गया था क्विंगफिंग टाउन पर और ये देखकर ये फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये फैन उस टाउन के अंदर जाने लगता है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी खेल भी रहे होते हैं। ये देखकर ये फैन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। इसी टाइम पर वो चलते चलते पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट के सामने। अब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वहाँ पे काम कर रहे हुए एक बूढ़े इंसान को बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास खाना है? अब ये सुनकर वो बुढ़ा इंसान जो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था वो ये फैन के सामने आके बोलता है हाँ अभी भी मेरे पास कुछ स्टीम बन है। अब हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड पर्सन का नाम है मिस्टर जियांग। ये सुनकर ये फैन बोलता है ठीक है मुझे वो 2 बन ही दे दो। इसी टाइम पर वो बुढ़ा इंसान जब खाना लेने के लिए जाता है, ये फैन पीछे से बोलता है वो दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर वो ओल्ड पर्सन की पोती जियांग टियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पकड़े हुए सारे बर्तनों को वहीं पर पटक कर चली जाती है अपनी ग्रैंडपा के पास और ये फैन को बोलती है ये देखो और एक भिखारी आ गया भीख मांगने, तुम्हें क्या लगता है फ्री का खाना खाना इतना आसान है? इसी टाइम पर उसके ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे सिनेरियोस को देखकर ये फैन उनको सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे से वो ओल्ड पर्सन मिस्टर जियांग ये फैन को रोक देते हैं। अब ये फैन को अपने आंखों के सामने से जाते हुए देख वो ओल्ड पर्सन बोलते हैं रुको बेटा, बोलते ही वो अपनी किचन की तरफ जाते हैं। ये देखकर उनके ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और ये फैन को घूरने लगती है। इसी टाइम पर किचन से निकलते हुए मिस्टर जियांग 2 स्टीम बन लाते हैं और बोलते हैं ये लास्ट खाना बचा है हमारी किचन पर। ये देखकर वो छोटी बच्ची जियांग टिंग बोलती है
है, ग्रैंडपा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये उसे मत दो, इसे मैं खाऊंगी, अब मेरा खाना इसे क्यों दे रहे हो। इसी टाइम पर उसके ग्रैंडपा उसे समझाते हुए बोलते हैं, सुनो बेटा, ये जो है ये अपने घर से बहुत दूर हैं, तो हमें इनकी खराब सिचुएशन पर इनकी मदद करनी चाहिए, समझे बेटा। ये सुनकर जियांग टिंग को ना चाहते हुए भी वो स्टीम बन अपनी ग्रैंडपा के हाथ में थमाना पड़ता है। अब उसके ग्रैंडपा ये फैन को सॉरी बोलते हुए अपने रेस्टोरेंट के एक टेबल पर ये फैन को बिठाते हैं, बोलते हैं, मुझे लगता है यंग मास्टर आप बहुत लंबा रास्ता नाप के आए हो। ये सारी बातें सुनकर ये फैन को अपनी घर की याद आने लगता है, वो अपने घर का हर एक चीज को मिस करने लगता है। अब थोड़े टाइम के बाद वो काफी स्पीडली वो 2 स्टीम बन को खाने लगता है, जैसे उसने पता नहीं कितने महीनों से कुछ नहीं खाया। ये देखकर मिस्टर जियांग हंसते हुए ये फैन को बोलते हैं, अरे बेटा धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में खाना अटक जाएगा। अब वो उसे कुछ पानी भी सर्व करते हैं। अब ये फैन वो पानी इंस्टेंट ही पी लेता है। अब हेल्प के तौर पर वो एक सी ऑफ बिटरनेस का जेड बोतल को मिस्टर जियांग को देता है और बोलता है, मेरा ये एक बोतल शायद आपके ये मिल के कॉस्ट का अराउंड ही होगा। ये देखकर वो मिस्टर जियांग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो जाड़े बोतल है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसको मैं ऐसे नहीं रख सकता, आपने तो इतना सा खाया और उसके लिए इतने पैसे। ये सुनकर ये फैन उन्हें वो जेड बोतल को थमाते हुए बोलता है, मास्टर इसे रख लीजिए प्लीज, दरअसल मैं यहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहता हूँ और आपके रूम को इस्तेमाल करना चाहता हूँ और ये आप अपने रूम फीस के तौर पर रख लीजिए। ये सुनकर मिस्टर जियांग वो जाड़े बोतल को अपने पास ही रख लेते हैं। अब रात होने के बाद हमें दिखाया जाता है ये फैन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी टाइम पर अचानक से ये फैन अपने कल्टीवेशन से जगते हुए बोलता है, मैं पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने डिवाइन सिंबल्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब वो अपने हाथ में एक गोल्डन बॉल को क्रिएट कर देता है। अब वो अपने मन ही मन बात करता है, मुझे नहीं पता ये सारी चीजों के पीछे का मिस्ट्री क्या है, ये डाओ स्क्रिप्चर, ग्रीन कॉपर, ये सब आखिर है क्या। अब ये बोलते ही वो दोबारा से अपने सी ऑफ बिटरनेस पर जाता है, जहाँ पर उसे वो ग्रीन जेड पीस दिखाई देता है। अब वो ग्रीन कॉपर पीस को देखते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है और इसको सेंट्रल स्टेट के ग्रेटेस्ट ट्रेजर माना जाता है और ये है गोल्डन पेज। अब वो उस गोल्डन पेज का लेटर्स को जब पढ़ने की कोशिश करता है, अचानक से ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जिसके चलते वो जग जाता है। अब ये फैन बोलता है, वो सारी चीजों को प्यूरिफाई करना बहुत ही हार्ड है और मुझे तो लगता है ये गोल्डन पेज को प्यूरिफाई करने के लिए मुझे प्रोफाउंड टेक्निक्स का कल्टीवेशन करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता ये गोल्डन पेज को प्यूरिफाई करने के लिए मेरा प्रोफाउंड टेक्निक काफी है। इसी टाइम पर वो याद करता है डुआन डे उसने उसे क्या बोला था। उसने उसे बोला था, उसे पढ़ने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसे समझना ही सिर्फ एक लौता रास्ता है, लेकिन उसको तुम्हें अपने तरीके से ही समझना होगा। इसी टाइम पर ये फैन बोलता है, सेल्फ रियलाइजेशन। अब वो अपने पास से वो बुद्धि कोर को निकालता है, जिसको उसने वो डिजर्ट के एंशिएंट बुद्धि टेम्पल से लाया था। अब वो बोलता है, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं वो गोल्डन पेज को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब ये फैन जब बुद्धि कोर के पावर एसेंस को सच में वो अपने सी ऑफ बिटरनेस में प्रेजेंट हुआ गोल्डन पेज के ऊपर थ्रो करता है, अब सचमुच हमें दिखाया जाता है वो बुद्धि कोर के एनर्जी को वो गोल्डन पेज ऑब्जर्व करते हुए वो पेज में जो लेटर्स था उसको बाहर निकालने लगता है। अब वो पेज के सारे लेटर्स ऑरेंज हो जाते हैं और हमें बताया जाता है डाओ तब बिगिन हुआ था जब चक्र और समंदर का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से सूरज और चंद्र नेचुरली मूव कर रहे हैं और सारे लिविंग थिंग्स काम कर रहे हैं। ये प्योर भी हो सकता है, ये इम्प्योर भी हो सकता है, ये गतिमान है और ये गतिहीन है, जैसे कि हेवन गतिमान है लेकिन अर्थ गतिहीन है। अब ये फैन अपने कल्टीवेशन से जग जाता है और बोलता है कि ये चक्र और समंदर का स्क्रिप्चर पूरी दुनिया से ही अलग है। अब हमें दिखाया जाता है कल्टीवेशन करते करते सुबह हो जाता है और ये फैन अपने साथ बात करता है, अगर मैं ये स्क्रिप्चर के साथ कल्टीवेशन करूंगा तो मैं जल्द ही स्प्रिंग ऑफ लाइफ स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, मतलब सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसी टाइम पर उसे नीचे से कुछ अजीब गरीब आवाजें आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सचमुच वो ओल्ड पर्सन मिस्टर जियांग के रेस्टोरेंट पर कुछ गुंडे लफंगे आके उनको परेशान कर रहे होते हैं। वो उस ओल्ड पर्सन को बुढ़ा इंसान बोलकर नीचे गिरा देते हैं और वो गुंडे लफंगे उस बुढ़े के ऊपर हंसने लगते हैं। अब वो ओल्ड पर्सन को बोलते हैं, मैंने तुम्हारे दुकान में थोड़ा खाना क्या खा लिया, तुम मुझे पैसे मांग रहे हो। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है ओल्ड पर्सन मिस्टर जियांग की पोती जियांग टिंग वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। अब वो भागते हुए वो गुंडे लफंगों में से एक बंदे को पीछे ढकेल देती है और बोलती है, मेरे दादू के साथ बुल्ली करना बंद करो। अभी ये सुनकर वो बंदा वो छोटी सी लड़की को अपने से दूर फेंक देता है, जिसके चलते वो लड़की अपने दादू के पास आके नीचे गिर जाती है। इसी टाइम पर ओल्ड पर्सन मिस्टर जियांग अपनी पोती को संभाल देते हैं और वो गुंडे लफंगों को बोलते हैं, रुको मैं डे लाइट यूनिवर्स पे तुम्हारा कंप्लेन करूंगा। अब ये सुनकर वो गुंडे लफंगे हंसते हुए ओल्ड पर्सन को बोलते हैं, तुम क्या घटिया प्लानिंग कर रहे हो। अब इसी टाइम पर जब वो एक लकड़ी को पकड़कर मिस्टर जियांग को मारने की कोशिश करता है, ये फैन उसे रोक देता है। अब ये फैन उस लकड़ी को बहुत ही सॉफ्टली पकड़ा
खड़ा हुआ होता है और वो जो सामने बंदा प्रेजेंट था वो काफी फोर्सफुली वो लकड़ी को ये फैन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे कर नहीं पाता। अब वो लकड़ी को अपने तरफ खींचते खींचते वो लकड़ी का छोटा सा हिस्सा उसके हाथ में रह जाता है। अब ये फैन उस लकड़ी को नीचे गिराते हुए बोलता है ठीक है ठीक है। अब वो ओल्ड पर्सन और उनकी पोती खड़े होते हैं। ये देखकर वो मोटा सा गुंडा लफंगा अपने दोनों ही दोस्त को पीछे करते हुए बोलता है तुम मुझसे थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग हो, एक बार बस हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर लौटने दो, फिर वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, समझे? और तुम उनके छोटी उंगली बराबर भी नहीं हो। अब ये सुनकर ये फैन काफी कामली उस गुंडे लफंगे के तरफ जाने की कोशिश जब करता है, पीछे से मिस्टर जियांग ये फैन को रोक देते हैं और बोलते हैं उनको ऑफेंड मत करो। ये सुनकर ये फैन की कदम थम जाती है। ये देखकर वो मोटा सा गुंडा हंसते हुए बोलता है तुम खुद को लक्की समझो। अब वो मोटू ये फैन के गुस्से भरी आंखों को देख के डरते हुए बोलता है ठीक है मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ये बोलते ही वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जल्द रफा दफा हो जाता है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर जियांग ये फैन को बिठा कर समझाते हैं हमारे क्विंगफेंग टाउन में हाउस ली और हाउस वांग के बंदे रहते हैं, क्योंकि उनके डिसेबल्स अकेले ही अपने अपने केप्स में कल्टीवेट करते हैं। कोई भी यहाँ पर उनके बारे में गलत शलत बोलने की कोशिश भी नहीं करता। और अभी के लिए जो लोग यहाँ पर आए थे वो लोग हाउस ली से हैं। हाउस ली के यंग मास्टर और उनके साथ मेरा बेटा और मेरी बहू पहले एक साथ कल्टीवेट करते थे हैजीलाइट पैराडाइज पर। ये सुनकर ये फैन बोलता है हैजीलाइट पैराडाइज, ये तो मैंने कहीं सुना है। इसी टाइम पर वो याद करते हैं जब वो इस जगह पर पहली बार आए थे, उनके सामने एंशिएंट डिसोलेट फॉरबिडन लैंड से एक फीमेल एल्डर आई हुई थी जो कि उसी के कुछ दोस्तों को अपने साथ लेके चले गए। इसी टाइम पर मिस्टर जियांग बोलते हैं हाउस ली के एल्डर के बेटे हमारे साथ बहुत गंदे बर्ताव करते थे, जिसके चलते मेरे बेटे ने सोचा उसको एक सही सबक सिखाने का, और तब से लेके आज तक हम ये सब झेलते आ रहे हैं। मेरा बेटा रिमार्केबल टैलेंटेड है और उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन किसने सोचा था ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाएगा। अब वो काफी ज्यादा मायूस होते हुए बोलते हैं 2 साल पहले वो अकेले गया था जंगल में कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा करने, और वहीं पर ही एक फेरोसियस बार्ड ने उसको मार डाला। ये बोलते हुए वो ओल्ड पर्सन ऑलमोस्ट रोने ही वाले होते हैं। ये फैन उनके हाथ को थपथपाने लगता है। अब वो खुद को संभालते हुए बोलते हैं तब से वो लियू हमारे यहाँ जीना हराम कर चुका है। ये सुनकर ये फैन कुछ सोचते हुए बोलता है अगर ये सारी चीजें हैं तो आप अभी भी यहाँ पर क्यों रह रहे हो, आप ये जगह छोड़ के चले जाइए। इसी टाइम पर मिस्टर जियांग अपनी पोती को देखते हुए बोलते हैं वो दरअसल में मेरा बेटा शायद मरा नहीं है, उसका डेड बॉडी मुझे आज तक नहीं मिला, तो वो मिसिंग है, जिसके चलते अगर मैं यहाँ से चला गया और उसके बाद वो यहाँ पर आया तो वो अपनी फैमिली को कैसे ढूंढेगा। अब ये सुनने के बाद ये फैन को अपनी घर का याद आने लगता है, क्योंकि वो तो ये यूनिवर्स से है ही नहीं। अब वो अपनी गाड़ी, अपने माता पिता, अपने घर, अपनी लाइब्रेरी को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगता है और बोलता है मेरे पेरेंट्स भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम तो 9 ड्रैगन कॉफिन की वजह से ये अलग ही दुनिया पर आ पहुँचे हैं और यहाँ से बाहर जाने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिसके चलते मैं एक ना एक दिन अपनी दुनिया पर वापस लौट पाऊंगा। अब वो मिस्टर जियांग ये फैन को होश में लाते हुए बोलते हैं यंग बॉय तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जिसके चलते तुम इन लोगों को अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो तुम हमारी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में गिर जाओगे। ये सुनकर ये फैन बोलने लगता है कि आप चिंता मत करो, ये लोग कल यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अब जब रात हो जाता है हमें दिखाया जाता है वो हाउस ली के जो गुंडे बदमाश मिस्टर जियांग के रेस्टोरेंट पर गए थे वो अपने और कुछ साथियों को लेकर रास्ते में किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, और अब वो गिन चुनकर 5 बंदे थे, लेकिन सुबह वो सिर्फ 3 बंदे ही गए थे। अब वो 5 बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर अभी तक आए क्यों नहीं, कहीं उन्हें हाउस वांग के बंदे पीछा तो नहीं कर रहे हैं। इसी टाइम पर हमें एक घोड़े का आवाज आता है, तो ये सुनकर वो सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं और बात करते हैं चुप हो जाओ हमारे यंग मास्टर लौट आए। अब वो भागते हुए यंग मास्टर के पास आते हैं और मैं आपको बता दूं ये है हाउस ली के 7th यंग मास्टर, और वो बोलते हैं तुम लोग क्यों मेरा वेट कर रहे हो। ये सुनकर वो मोटा सा सोल्जर बोलता है हम लोग आपका वेट ऐसे कर रहे थे जैसे पतझड़ के पानी को कातर दृष्टि से धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए देखना, मतलब हम सब लोग आपके आने की रास्ता को एक चातक की तरह वेट कर रहे थे। अब ये सारी चीजों को ये फैन बहुत दूर से एक पेड़ के पीछे से घूर रहा होता है। अपने आंखों के सामने ये सब चीजों को देखकर ये फैन अपने मन ही मन सोचता है ये लोग शायद हाउस ली से छुपाते हुए कुछ खतरनाक काम कर रहे हैं हाउस वांग के लिए, और ये हाउस ली का यंग मास्टर इतना जल्दी यहाँ पर लौट क्यों आया। जब इसका मौत हो जाएगा तब मिस्टर जियांग रिलैक्स कर पाएंगे। इसी टाइम पर हाउस ली का यंग मास्टर बोलता है तो कहाँ है वो। अब इसी टाइम पर उसके सामने प्रेजेंट हुआ वो मोटा सा सोल्जर धीरे धीरे बोलता है यंग मास्टर आप पहले रेस्ट कर लीजिए, वो सारे मेडिसिन को हम इकट्ठे करके एक जगह छुपा कर रखे हैं, मैं डेफिनेटली खुद उनका सिक्योरिटी करूंगा, जिसको की हाउस वांग के बंदे बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और उनके रास्ते में मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टेकल्स लाऊंगा, वो हमारे चक्कर में जल जाएंगे। इवन इफ मैं उनके सारी चीजों को जला दूंगा और मैं वो युवान को सेफली अपने हाउस पर ले जाऊंगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद ये फैन को याद आता है उसके
उसके मास्टर एल्डर उसको एक दिन बताए थे ये पूरे दुनिया पर हेवन और अर्थ यहाँ के लिविंग थिंग को जन्म देते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल बीइंग के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ एसेंस श्रिल करके रखा हुआ होता है, जिसको युआन बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है कल्टिवेटर्स के लिए। अब ये फैन प्रेजेंट डेट पर आता है और वो मन ही मन बात करता है। मुझे लगता है ये दोनों फैमिलीज के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है वो मोटू सा सोल्जर को एक घर का पहरा दे रहा था और अपने मन ही मन बोल रहा था इसी रास्ते से हाउस वांग के बंदे जाएंगे जिनको मैं जला डालूंगा, जिसके वजह से क्विंगफिंग टाउन के अंदर हाउस ली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहेगा और हाउस वांग के बंदों को एक लेसन सिखाने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरा किस्मत खुलेगा। ये बोलने के साथ साथ वो रास्ते में काफी खुशी खुशी झूम रहा होता है। इसी टाइम पर उसे लगता है उसको कोई पीछे से बुला रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखता है कोई नहीं होता। अब उसे लगता है उसके साइड से उसे कोई बुला रहा है, लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है उसके साइड में भी कोई नहीं होता। अब उसे डर लगने लगता है, जिसके चलते वो एकदम से डरते हुए बोलता है कौन है जो मुझे इसे परेशान कर रहा है। इसी टाइम पर अचानक से उसके सर के ऊपर पीछे से किसी ने वार कर दिया होता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जब वो अपने सर को ऊपर करता है वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई नहीं होता। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कौन है, मेरे साथ फालतू की चीजें करने की कोशिश भी मत करो, मैंने सब देखा है, तुम मुझे इसे सरप्राइज नहीं दे सकते, समझे ना तुम। अब वो लड़ने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है उसको कोई पीछे से हमला कर देता है और उसको कंटिन्यूअसली मारने लगता है। और ये कोई और नहीं ये फैन ही होता है। और ये फैन वो मोटे से बंदे को मारते हुए बोलता है अच्छा तो तुमने सब देख लिया, तो बताओ तो मैं कौन हूँ। ये बोलते ही वो एक ही सेकंड में छुप जाता है। अब वो मोटू जैसे तैसे करके खुद को संभाल के जब आंखें खोलता है उसको अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो गुस्से में बोलता है कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा। इसी टाइम पर ये फैन दोबारा से उसको एक किक मारता है, जिसके चलते वो बंदा बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है। अब वो मोटा सा सोल्जर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और अब उसको क्लियरली कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और इस चीज का फायदा उठाकर ये फैन उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो मोटा सा सोल्जर चिल्लाने लगता है और बोलता है तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझे मारने की। अब ये फैन उसके करीब आते हुए बोलता है तो तुम मेरे वांग फैमिली के चीजों को जलाओगे नहीं, और तुम इस रास्ते पर मेरे फैमिली के कल्टीवेटर्स के लौटने की वेट कर रहे हो। तो क्या अब तुम्हें हमारी फैमिली के ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता चला? और अच्छा होगा तुम मुझे सारी युवान को हैंड ओवर कर दो, नहीं तो तुम्हारे हाउस लेके कोई भी बंदा मेरे चंगुल से बच नहीं पाएगा। ये सुनकर वो मोटा सा वॉरियर जब ये फैन को अपनी उंगली दिखाने की कोशिश करते हुए बोलता है अच्छा तो हाउस वांग हमें प्रोवोक कर रहा है। इसी टाइम पर ये फैन उसका पूरा हाथ ही तोड़ देता है। अब वो मोटा सा वॉरियर रोने लगता है और अब वहाँ से ये फैन चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये फैन मिस्टर जियांग के पास लौट आता है और उसको हेल्प करने लगता है उसके काम में। इसी टाइम पर छोटी जियांग टियांग काफी खुश होते हुए बाहर से आती है और एकदम से भागते हुए अपनी दादू को बोलता है गुड न्यूज, पता है आपको हाउस ली और हाउस वांग के बंदे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह, और उनका यंग मास्टर लियू हाउस वांग के बंदों से रिवेंज लेने के लिए जा रहा है। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। इसी टाइम पर ये फैन बोलता है छोड़ो उन कुत्तों को आपस में लड़ने दो। इसी टाइम पर वो ओल्ड पर्सन मिस्टर जियांग ये फैन के बर्ताव को देखते हुए बोलते हैं यंग मैन कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना। इसी टाइम पर बाहर से कोई एक बंदा आता है और बोलता है ओ बुढ़ा जियांग। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है बाहर कोई और नहीं घोड़े के ऊपर बैठकर हाउस ली का 7th यंग मास्टर आया था। अब यहीं पर एंड होता है श्राउडिंग द हेवन का 20 एपिसोड।